हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम है अष्टावक्र। क्या नाम है? अष्टावक्र। और इसके जो लेखक हैं उस लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। पहले हम लोग विष्णु प्रभाकर के बारे में समझेंगे। इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, कौन कौन उपलब्धि हासिल किए थे, ये सब पहले हम लोग समझेंगे और देखते हैं। अब क्या समझेंगे हम लोग? लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय कि लेखक विष्णु प्रभाकर जो है, इसका क्या जीवनी है, क्या जीवन परिचय है। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था। ठीक है ना? तो पहले ये लिख लो, फिर समझाते हैं। लेखक का जीवन परिचय में पहला पॉइंट देखेंगे कि विष्णु प्रभाकर का जन्म, ठीक है, लेखक का यही नाम है ना, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म, हल्ला मत कीजिए, जन्म 21 जून 1912 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था। तो ये क्या दिया कि विष्णु प्रभाकर का जन्म जो है 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था। ठीक ना? जैसे मान लो मेरा जन्म मेरे लेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मेरा जन्म बिहार के पूर्णिया जिला के धमधा गांव में हुआ है ना। तो मुजफ्फरपुर तुमको राज्य हो गया। क्या हो गया? राज्य। तो मुजफ्फरपुर का कौन सा जिला? सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। ठीक ना? उत्तर प्रदेश क्या हो गया? राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिला में, जिला का नाम है, और गांव कौन सा है? मीरनपुर। जैसे हम लोगों का बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के धमधा गांव में, उसी तरह जो है उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के मीरनपुर गांव में इसका जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना? इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। मतलब ये जो है समझो लगभग 5 क्लास तक पढ़ाई जो है कहाँ की? गांव के स्कूल में ही की। कहीं बाहर शहर या फिर जो बड़ा बड़ा जो है सिटी पढ़ने के लिए नहीं गए, ये गांव में ही पढ़ाई किए। पारिवारिक कारणों से इन्हें शिक्षा के लिए हिसार यानी हरियाणा जाना पड़ा। ठीक ना? परिवार में फिर बाद में ये लोग कहीं रुपया का जुगाड़ उगाड़ लगाए होंगे, इसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजे? हरियाणा भेजे। हरियाणा का कौन सा जगह? हिसार। हरियाणा में एक जगह है हिसार, वहीं इसको पढ़ने के लिए भेजा गया। वहीं पर एक हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहीं कोई हाई स्कूल होगा जहां से ये की मैट्रिक का पढ़ाई किए। विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। ये लिखो। तो ये सबसे ज्यादा अगर मानते हैं किसी की बातों को, वो आर्य समाज के बातों को और महात्मा गांधी के बातों को। ये बहुत ध्यान से सोचते समझते, उस पर विचार करते हैं, उसकी बातों को अपने जीवन में गहन अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखना है आगे, विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का
का गहरा प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रभाव है, ठीक ना। ये जो आर्य समाज और महात्मा गांधी के जीवन के क्या क्या अपने जीवन में जो है उसके जीवन के लिए जो है अपने जीवन को फॉलो करते हैं, ठीक ना। जैसा वो जीते थे कुछ उसी टाइप का ये अपने जीवन में लागू किए हैं। साहित्य की विभिन्न विद्याओं में इन्होंने अनेक नए प्रयोग किए हैं। ये बहुत कुछ लिखे, कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, एकांकी लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं। ये सभी ये जो क्या किया अपने जीवन में लिखे हुए हैं। निसंदेह यह भावभूमि यथार्थ आदर्श और स्वाभाविकता की टकराहट से उपजी हुई लगती। कहानियों में कोमल क्षणों की मार्मिक संवेदनाएं मिलती है। इनकी कहानियां रोचक होने के साथ साथ संवेदनशील भी है, ठीक ना। ये जो कहानी लिखते हैं इसका कहानी जब पढ़ने में रोचक तो होता ही है, रोचक के साथ साथ जो कहानी संवेदनशील भी है। आदमी जो है कहानी पढ़ने में बोरिंग नहीं होता है। किसकी कहानी पढ़ने में? विष्णु प्रभाकर की कहानी पढ़ने में कहानी को बहुत मतलब रोचक बनाया गया है। आदमी इंटरेस्ट ले ले कहानी को पढ़ता है। इसके कारण ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन भी बनना पड़ा, ठीक ना। ब्रिटिश सरकार मतलब इंग्लैंड के सरकार का क्या बनना पड़ा? कोप भाजन बनना पड़ा। तो पूछ सकता है कि ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन किसे बनना पड़ा? 4 को नाम देगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना, विष्णु प्रभाकर, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। किसको बनना पड़ा है? विष्णु प्रभाकर को। तो ये लिख सकते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट लिखेंगे विष्णु प्रभाकर को विष्णु प्रभाकर को ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन भी बनना पड़ा। तो पूछ सकता है कि किन्हें ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा? तो विष्णु प्रभाकर को ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन भी बनना पड़ा है, ठीक ना। आगे समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे। जैसे हम लोग जब रेडियो सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो उसमें बोलता है ना आकाशवाणी केंद्र पूर्णिया, आकाशवाणी केंद्र दिल्ली, ठीक ना। तो जब देश हमारा आजाद हो गया तो ये आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी क्या किए काम किए, वहाँ ये रेडियो रूपक लिखने का काम किए। रेडियो रूपकों के अतिरिक्त इन्होंने रंगमंचीय नाटक भी लिखे हैं, ठीक ना। जब ये रेडियो नाटक में काम करते थे, आकाशवाणी में जब काम करते थे, जब ये बोलते थे, उसी क्रम में ये रंगमंचीय एक नाटक का है, इसका रंगमंचीय नाटक भी ये लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचना है, अब कुछ ये रचनाएं की हैं, जैसे ढलती रात, स्वजयी, संघर्ष के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, ठीक ना, 12 एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, फिर आवारा मसीहा जो इनकी सर्वाधिक चर्चित कृति रही है। इसके लिखने कुछ इतना हो गया ना बेटा, दे इसको लिखो आगे। अब इसमें कितना पॉइंट होगा? चौथा पॉइंट लिखो। देखो, विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं निम्न है, नीचे, ठीक ना, निम्न है। ये कुछ रचनाएं भी किए हैं, जैसे निम्न अब या कोमा लिखते चलो। ढलती रात। अब मान लो पूछेगा कि ढलती रात किसकी रचना है? 4 को ऑप्शन दे दिया, कि अमरकांत, उसके बाद दे दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में देगा विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी में मान तो दे दिया इनमें से कोई नहीं।
किनकी रचना है ये? विष्णु प्रभाकर की, ठीक ना। रचना याद रखना है किसका रचना कौन सा है। उसके बाद स्वजयी, स्वजयी इसी की रचना है। उसके बाद जो है संघर्ष के बाद, संघर्ष के बाद पूछा है किसकी रचना है। संघर्ष के बाद जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। उसके बाद जो है नव प्रभात, नव प्रभात इसी की रचना है। उसके बाद है डॉक्टर, डॉक्टर प्रकाश और परछाइयां, प्रकाश और परछाइयां, प्रकाश और परछाइयां इसी की रचना है, ठीक ना। उसके बाद और लिखेंगे अशोक, रचना किसका नाम है? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, क्या कर दो इत्यादि। तो इतना इतना ये रचना जो की है, ठीक है। इनमें जो सबसे फेमस जो रचना इसका है वो है आवारा मसीहा, ठीक है ना। आवारा मसीहा जिसका अपने टाइम का, अपने जमाने का सबसे फेमस रचना में एक था। यहाँ पांचवा पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की, हल्ला मत करो, विष्णु प्रभाकर की यस कमिंग सबसे, सबसे चर्चित, सबसे चर्चित रचना है, सबसे चर्चित रचना रही है, ठीक ना, रही है। तो पूछ सकता है कि चर्चित रही, फेमस, ठीक ना, प्रसिद्ध कि जो है कि विष्णु प्रभाकर का सबसे फेमस रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सा है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये अपने टाइम का बहुत ही फेमस रचना था। और कुछ अष्टावक्र के बारे में दिया गया है कि अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला, ठीक ना। इसमें जो बताया गया है उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि सुन के आप लोग जो है ना पूरा समझो कि लगभग सुन्न हो जाएंगे। दिक्कत यह है कि तथाकथित सभ्य समाज के पास इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। इन पे कोई जो क्या करे, विचार करे, इसके लिए किसी के पास जगह नहीं है। तो अब हम लोग जो समझते हैं कहानी में से, ये कहानी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अष्टावक्र पाठ क्या है? ये रेखा चित्र है। ये पाठ क्या है? रेखा चित्र है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। अब लोग क्या है, पाठ में से अब हम लोग जो है इस रेखा चित्र को समझते हैं। तो पाठ में से नहीं, जो रेखा अष्टावक्र जो पाठ है, ठीक है ना, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट पहले लिख दो, अष्टावक्र पाठ पूछेगा। जैसे अष्टावक्र पाठ क्या है? अष्टावक्र पाठ एक रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है। ये ऐसे पूछा है, ठीक ना, कि अष्टावक्र पाठ की कौन सी विद्या? ऑप्शन ए कहानी, कविता, निबंध, रेखा चित्र। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र, ठीक ना। समझो इसके बारे में। अब तो इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र का नाम अष्टावक्र है, ठीक ना। इस रेखा चित्र में जो सबसे जो मेन जो पात्र है, जो आदमी है जिसका चर्चा किया गया है, उसका नाम ही है अष्टावक्र। क्या नाम है? अष्टावक्र। उसका नाम अष्टावक्र इसलिए है, ध्यान समझो, उसका नाम अष्टावक्र इसलिए है क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति से अलग एक विचित्र प्राणी है, ठीक है। जिसका नाम अष्टावक्र है वो दूसरे व्यक्ति से, दूसरे आदमी से बिल्कुल अलग है। एक विचित्र टाइप का आदमी है, ठीक ना, एक भिन्न प्रकार का आदमी है, ठीक। उसके पैर, उसके पैर किसी कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और शरीर हिडोलों की तरह झूलता रहता है, ठीक ना। उसका शरीर, पैर जो है वो अलग है, मतलब कि अष्टावक्र मतलब है कि 8 गो अंग उसका टेढ़ा है, ठीक ना। शरीर का 8 अंग ऐसा है जो कि क्या है? टेढ़ा घोचा है।
शरीर जो बॉडी जो है ना वो जो है हिडोल की तरह झूलता रहता है। शरीर इस प्रकार इसका जो कि हिडोले की तरह क्या करता रहता है, झूलता रहता है। बोलने में वह साधारण आदमी का अनुपात से 3 गुना समय लेता है। किसी चीज को बोलता है ना, जो चीज तुम लोग 1 मिनट में बोलेगा उसी बात को बोलने में ये अष्टावक्र 3 मिनट का समय लेता है, ठीक ना। साधारण आदमी से वो 3 गुना समय बोलने में लेता है। वर्ण श्याम नयन निरीह शरीर एक शाश्वत खाज से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र, वस्त्र कीट से भरे, यह उसका व्यक्तित्व है, ठीक ना। श्याम वर्ण मतलब का हुआ कि पूरा गोरा भी नहीं है, पूरा काला भी नहीं, सांवला कलर का है, ठीक। उसके बाद जो शरीर का एक सशक्त है, खाज से पूर्ण है, मुंह थोड़ा बड़ा है, ठीक ना। उसके बाद जो है वस्त्र कीट से भरे हुए हैं, ये उसकी क्या है, एक व्यक्तित्व है। इस टाइप का वो व्यक्ति दिखता है। कौन? तो अष्टावक्र ऐसा कुछ दिखता है, ठीक ना। उसकी केवल माँ रही थी, यानी अष्टावक्र के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसकी केवल माँ है। पिताजी बचपन में ही चल बसे थे, ठीक ना। इसका यहाँ पॉइंट लिख लो, अष्टावक्र के पिता बचपन में ही चल बसे थे। अष्टावक्र के पिता बचपन में ही चल बसे थे। जब अष्टावक्र छोटे थे, जब ये बचपन में थे, ठीक ना, तो बचपन में ही इसके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया, यानी कि वर्तमान में केवल इसकी माँ है। आज इन बातों को 30 वर्ष बीत गए, यानी कि आज से जब ये कहानी लिखा, जब ये रेखा चित्र लिखा गया था, जब ये पाठ लिखा गया था, इस पाठ को लिखने से 30 साल पहले इसके पिता का देहांत हो गया था। कितना साल पहले? 30 साल पहले। इसलिए लिखा गया है कि आज इस बात को 30 वर्ष हो गए, ठीक ना। इस बात को आज कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष हो गए। तब से अकेली माँ ही इसका लालन पोषण करती आई है, ठीक ना। पिताजी के डेथ किए हुए 30 साल हो गए और 30 सालों से इसकी माँ अकेले ही अपने बेटे का लालन पोषण करती है। उसको जो किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रखती है, ठीक ना। अष्टावक्र बुद्धि का मंद और मूर्ख था, ठीक ना। अष्टावक्र पढ़ने में कैसा था? एकदम मंद बुद्धि, एकदम मूर्ख बेवकूफ था, ठीक ना। ये पॉइंट लिख सकते हैं। पूछेगा अष्टावक्र पढ़ने में कैसा था? तो मंद बुद्धि वाला था, मूर्ख था। तो अष्टावक्र बुद्धि का मंद और हल्ला मत करो, मूर्ख था, ठीक ना। मंद मतलब हुआ कि दिमाग बहुत धीमा चलता था, भद्दा पानी, मंद बुद्धि पूरा। कोनो चीज काम दिया आलस की तरह कर रहा, उठ रहा है, ठीक ना। और दिमाग बहुत मंद था। और मूर्ख मतलब हुआ कि कोनो चीज समझे ना था, मूर्ख तो समझिए रहा है। मूर्ख था, मंद मतलब किसी भी काम को धीरे करता था। वही बोले ना, जिस चीज को तुम 1 मिनट में बोलेगा उसी चीज को बोलने में 3 मिनट का समय लेता था, 3 गुना समय लेता था। परंतु माँ का स्नेह तीव्र था, लेकिन फिर भी माँ इसको बहुत प्यार करती थी। माँ के स्नेह में, माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आया। माँ इसको बहुत चाहती थी, लेकिन माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आया। माँ इसको वैसा ही चाहती थी, वैसा ही स्नेह करती थी। भोलापन मूर्खता की सीमा पार कर गया था ना। ये इतना भोला था अष्टावक्र कि अपने मूर्ख का सीमा पार कर गया, मतलब बहुत भयानक मूर्ख था। मूर्ख में भी एक होता है हल्का फल्का, ठीक ना। इसमें मूर्ख में इसको डिग्री हासिल था, ऐसा मूर्ख था इसको। वह अपना पेट भरने के लिए खोमचा लगता था, ठीक ना। अक्सर कचालू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और चीनी के बतासे, इन सबको एक काले लोहे की थाल में सजा कर बेचा करता था, ठीक ना। ये क्या करता था? तो कचालू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ी, दही का आलू, ठीक ना। उसके बाद चीनी का बतासा एक थाल में सजा लिया, जैसे बस में से बेचता है ना, ऐसे करके ये क्या करता था, सबको बेचता था। परंतु वह मूर्ख और भोला था। बेचता तो था, लेकिन ये कैसा था? मूर्ख था। मूर्ख और के साथ साथ कैसा था? भोला भाला था। इसको कोई भी व्यक्ति 2 टका 5 टका 10 टका के ठग लेता था, ठीक ना। तो मूर्ख था, कुछो पढ़ा दिया वही सही है, कुछो पढ़ा दिया वही सही है। और भोला था, अपने बातों में फुसला लेता था और किसी के भी बातों को यकीन कर लेता था, भरोसा कर लेता था। हाँ, ये आदमी सही कह रहा है। तो भोला भला आदमी की यही पहचान है, सब पे भरोसा कर लेता है, ठीक ना। सब पे भरोसा कर लेता है, ठीक।
रोज 1.5 रुपये के सामान को 10-12 आने में बेचकर आ जाता था। सामान था 1.5 रुपया का, 1.5 रुपया मतलब 1 रुपया में होता है 16 आना, और आधा रुपया तो बचा ना, उसमें 8 आना, यानी टोटल कितना आना हो गया, 24 आना हुआ ना। तो 24 आना के सामान को तुम 30 आना में बेचेगा, 35 आना में बेचेगा, 40 आना में बेचेगा, तो फायदा होगा। वो 24 आना के सामान को 1.5 रुपया के सामान को 10 आना में बेचता था, 12 आना में बेचता था, घरे से घाटा लगा कर आता था। तो कोई आदमी बहला फुसला के 10 आना दे दिया सामान ले जाइए, ठग लेता था इसको, ठीक ना। फिर भी माँ का स्नेह अपार था, तब भी माँ उसको कुछ नहीं बोलती, नहीं डांटती, नहीं पिटती थी। माँ जानती थी कि बिना बाप का बेटा है, ठीक ना, कि कुछ बोलेंगे दिल पे ले लेगा, इसलिए माँ जो है उसको नहीं डांटती थी। फिर इतना रोज घाटा लगाता था, फिर भी माँ उसको बहुत चाहती थी। सोने के लिए कुएं की जगत के पास जा लेटता। सोता कहा था, कुआं के बगल में, ठीक ना, कुआं होता है ना, कुआं के बगल में जैसे गोलाकार जो होता है वहीं पे जाके लेट गया, वहीं जाके सूझ जाता था। चाहे कोई कुआं में उठाकर फेंक दे, उससे कोई मतलब नहीं होता था, वहां जाके वो सो जाता था। हल्ला मत करो, अब रिक्वेस्ट कर रहा, हल्ला मत करो, चैप्टर बस खत्म होगा, हल्ला मत करो। एक समय अष्टावक्र को बुखार चढ़ गया, ठीक है, यहाँ से कहानी दिया है कि एक समय की बात है, अष्टावक्र बीमार पड़ गया, इसको क्या चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। कुछ दिन के बाद माँ को भी ज्वर चढ़ाया, ठीक ना, अष्टावक्र बुखार था, बीमार था ही, इसकी माँ को ज्वर का बीमारी हो गया। पैसे के लिए खोमचा लगाना आवश्यक था। माँ ने कहा बेसन उठा ला, और वह बेसन उठा लाया, ठीक ना, बोला बेसन को उठा कर लाओ बेटे। ये क्या किया, भोला भला था, ये बेसन उठाकर ले आया। बोला माँ ने लेटे लेटे उसे पानी में घोला, बेसन को पानी में क्या किया, घोल दिया, ठीक ना, उसमें आलू डाले, इतने में वह बुरी तरह हाफ उठी। जैसे कि बड़ा बेसन उठा ला बेटा, बेसन उठा कर लाया, पानी में बेसन को घोल दिया, उसमें आलू डाला, आलू डालते पूरा पूरा इतना काम करते, क्या करने लगी माँ, पूरा हाफने लगी। धुएं ने तन मन को और भी करवा कर दिया। अष्टावक्र ने ऊंचे से मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोले तौल तेल सीधा छाती पर आ गया, ठीक है ना। अष्टावक्र को बोला कि एक काम कर, आलू दे के बेसन में आलू लपेट के छकते हैं ना हम लोग, बेसन में आलू घोल दिया, उसमें आलू लपेट के छकते हैं ना, आलू का पकौड़ा वगैरह बनता जो है, बोला छान दो बेटा। ये क्या क्या छान रहा था, तेल छाती पर गिरा लिया अपना, ठीक है ना। या छाती पर तेल नहीं गिरा होगा, तेल का कुछ जो बूंद जो छाती पे इसका पड़ गया होगा, ये जो उसको वहाँ पे क्या होगा, जलन होने लगा। अष्टावक्र ने ऊंचे से मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में ऊंचा ऐसे क्या, ठीक ना, एक मुट्ठी बेसन लिया, जैसे कढ़ाई है ना, देने क्या नियम है कि मान लो यह है, हला मत करो, यहाँ से हल्का हल्का बेसन गिरा, वो नहीं छिलकता है, यहाँ से गिराएगा, ये छिलकवे करेगा ना, ये वही किया, एक मुट्ठी बेसन लिया, लो यार छोड़ दिया, जैसे कि मूर्ख था, छोड़ दिया, सीधा छिलक के ठीक ना, यहीं पड़ गया, और दर्द से रो रहा है, फोका हो गया होगा, ठीक ना। तब हाय माँ का कर वो वहीं लुढ़क गया, हाय माँ माँ, वहीं गिर गया वो, ठीक ना। 3 दिनों तक दोनों के शरीर में शक्ति नहीं रहने का कुछ छुआ नहीं था, माँ भी बीमार, बेटुओ बीमार, इतना कमजोर हो गया था कि कुछ तक नहीं पा रहा था, बिल्कुल कमजोर, चल फिर तक नहीं सकता था, ऐसा दोनों माँ बेटा कमजोर हो गया था। अष्टावक्र की माँ मर गई, ठीक ना, क्योंकि माँ को इलाज चाहिए था, अब इलाज कौन करता है, पापा करते, पापा दुनिया में थे नहीं, बेटा तो मूर्ख था, बेवकूफ था, ये अपनी माँ को नहीं बचा सका, और अंत जो माँ का भी क्या हो गया, देहांत हो गया। अष्टावक्र माँ माँ करते छटपटा रहा था, पूरा छटपटाने लगा, माँ माँ माँ, पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम भी कहाँ चली गई, अब हम किसके सहारे रहेंगे, मेरा अब है कौन इस दुनिया में, ठीक ना। वह अकेला था, पूरा क्या हो गया, अकेला हो गया। आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था, ठीक ना। एक डॉक्टर था, जो हॉस्पिटल का नाम है आइसोलेशन हॉस्पिटल का नाम है, उसी में जो है क्या किया, डॉक्टर जो उसकी माँ को मृत घोषित कर दिया कि अब तुम्हारी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही। कुल्फी वाला जो अष्टावक्र के बगल में रहा था, उसने ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दिया, अष्टावक्र को अपने पास बुलवा कर माँ को ना, माँ तो पहले मर चुकी थी, फिर छोरवा भी बीमार था ना, अष्टावक्र भी बीमार था, ये क्या आइसोलेशन वार्ड में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और डॉक्टर बोल दिया कि ये भी मर गया है, ये भी क्या हो गया, मर गया, मतलब अष्टावक्र भी अब मर गया, ठीक ना। तो ये पॉइंट यहाँ लिख लो कि पूछेगा कौन सा हॉस्पिटल जो है अष्टावक्र को मृत घोषित किया था। आइसोलेशन वार्ड में, अल्लाह मत करो, लिखेंगे यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में
डॉक्टर ने अष्टावक्र को मृत घोषित कर दिया। पूछ सकता है ठीक ना कि किस अस्पताल में या फिर किस वार्ड में डॉक्टरों ने अष्टावक्र को मृत घोषित कर दिया कि यह अब जिंदा नहीं है। आइसोलेशन, कौन सा है? आइसोलेशन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो उसके बगल में जो अष्टावक्र के घर के बगल में एक कुल्फी वाला रहता था, कुल्फी वाला बोला भगवान को धन्यवाद दे, हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। आपने अच्छा किया, उसे अपने पास बुला लिया, उसे अपने पास बुला लेना। तो बेचारा जो यहाँ पे घुट घुट कर पल पल मरता, ना तो उसकी माँ थी ना ही उसके पिताजी थे, वो केवल अनाथ था। और ऐसा बुद्धि भी नहीं था उसके पास कि वो कमा कर खाता, कमाने जाता था गवा कराता था, ठीक ना। 24 आना 20 आना का चीज 10 आना 12 आना बेच कराता था। तो ऐसा बुद्धि भी नहीं था, वो अपना पेट जो है पाल सकता था। वो धन्यवाद दिया भगवान को कुल्फी वाला कि अच्छा किया आप इसको अपने पास बुलवा लिए। उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया। और इसी के साथ चैप्टर हो गया। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।